हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके चैनल द नर्सिंग मेंटर पे। जैसा कि आपको बताया, हमने पिछले लेक्चर में बॉडी प्लेन्स एंड बॉडी मूवमेंट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है सेल। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट तो नहीं आता है, बट जो मेन आगे आपकी सिस्टम्स आएंगे उनको समझने के लिए, उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बेसिक सेल का मतलब पता होना चाहिए। इस कारण ये बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल के इंट्रोडक्शन के साथ। हालांकि आपको बता दूं, आपको डेफिनेशन तो पता ही है सेल की। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि किसी भी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाने के लिए और उसके फंक्शन को मेंटेन करने के लिए सेल चाहिए ही चाहिए। सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है किसी भी लाइफ की फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूँ, सीधा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन सेल का। उसके बाद हम बेसिक ऑर्गेनेल्स देखेंगे सेल की, सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं जो कि सेल को फंक्शन करवाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सेल थ्योरी, जो कुछ पोस्टुलेट दिए थे मैथ्यू श्लीडन एंड थियोडोर स्वान जी ने। और उसके बाद देखेंगे कि सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स के अलावा क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं सेल की क्वालिटीज़ लिखी हुई है कि सेल कैसी होनी चाहिए। ठीक है, सेल कैसी होती है, ये फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की। मतलब अगर कोई भी जो लिविंग थिंग है, कोई भी लिविंग बीइंग है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, तो वो उसके अंदर क्या होगी, सेल पाई जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं फंडामेंटल या फिर यूनिवर्सल यूनिट कहते हैं लाइफ की। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर। सेल कैसी होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर होती है। मतलब मैं आपको बना के बताता हूँ, सेल के पास एबिलिटी होती है कि सेल, जैसे अगर एक सेल है तो ये सेल्फ रेप्लिकेट करके टू सेल में कन्वर्ट हो सकती है। इसे बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी। मतलब एक से रेप्लिकेट होकर दो बन जाना, दो से आगे चार बन जाना, इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ी सी हम पढ़ते हैं हिस्ट्री कि फर्स्ट सेल किन्होंने ऑब्जर्व की थी। फर्स्ट सेल ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। कहाँ पे, किस चीज़ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया सेल को, स्लाइस ऑफ कोक पे। कोक मतलब जो लकड़ी का तना होता है ना, जैसे ये पेड़ है, मैं आपको बना के बताता हूँ, एक मिनट। मान लीजिए जैसे कि ये पेड़ है, तो ये जो पेड़ का ये जो तने वाला पार्ट है, जो लकड़ी वाला पार्ट है, इसे रॉबर्ट हुक जी ने ऑब्जर्व किया था। आप मतलब ऐसे समझिएगा कि एक बार रॉबर्ट जो हुक थे वो जंगल में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा, उन्होंने एक पेड़ देखा, तो उन्होंने पेड़ की ना जो वुड वाला पार्ट है इसको लिया, इसको स्लाइड पे लिया, इसको उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, तो उन्हें पता लगा कि इसमें कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं, ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं। तो ये जो कंपार्टमेंट्स थे ना, यही आगे जाके सेल कहलाए। इन्हें ही, ये ही सेल्स थी जो उन्होंने देखी थी। बट जो सेल्स इन्होंने देखी थी ये डेड सेल्स थी। इन सेल के अंदर कोई भी लिविंग मटेरियल मौजूद नहीं था, ये सिर्फ कंपार्टमेंट्स थे, डेड कंपार्टमेंट्स। ठीक है, जो तो इसलिए कहा जाता है कि जो फर्स्ट पर्सन थे वो रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने सेल्स को देखा था, जिन्होंने डेड सेल्स को देखा था। और वहीं थोड़ा आगे चल के जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को देखा था वो थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ते हैं। बट जिन्होंने फर्स्ट सेल को देखा था वो कौन थे, वो रॉबर्ट हुक थे। सॉरी, जिन्होंने फर्स्ट सेल को देखा था वो कौन थे, वो रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, और उन्होंने कब सेल को देखा था, 1665 में देखा था। और किस में देखा था, कोर्क में देखा था। ठीक है, मतलब जो लकड़ी की छाल है या जो तना है उसमें देखा था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लाइन मैंने क्या लिखी हुई है कि जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म एक सेल का भी बना हो सकता है और वो बहुत सारी सेल्स का भी बना हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अमीबा, अमीबा के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी लाइफ स्टार्ट एक सेल पे होती है और एक सेल पे ख़त्म हो जाती है ना। मतलब उसके जो भी फंक्शंस हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जो भी फंक्शन है वो एक ही सेल में ख़त्म हो जाते हैं। बट वहीं पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी जैसे ह्यूमन बॉडी है, वो क्या है, मल्टी सेलुलर है, उसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, सारे फंक्शन करने के लिए बहुत सारी सेल्स की रिक्वायरमेंट है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं और जिनकी तरफ एक सेल होती है उसे क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिक सेल का डायमीटर लिखा हुआ है। तो बेसिक सेल का डायमीटर कितना होता है,
टू से लेके 120 माइक्रोमीटर हो सकता है। एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, मैं वो लिख के बताता हूँ। 10⁻⁻6 मीटर होते हैं एक माइक्रोमीटर के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो आप समझ गए होगी कि डायमीटर सेल का कितना हो सकता है, 2 माइक्रोन से लेके 120 माइक्रोन तक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आज के लेक्चर की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड के अंदर आप बिल्कुल सब ऑर्गेनेल्स का फंक्शन समझ जाओगे। मतलब जितना आपको बेसिक पता होना चाहिए ना सेल के बारे में, वो आप आज की क्लास के अंदर समझ जाओगे, जो आपके एग्जाम में आता है, आ सकता है। ठीक है, आपसे डीएनए के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड को अच्छे से समझना, एकदम बहुत ज़्यादा गौर से समझना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक न्यूक्लियस के साथ। व्हाट इज़ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या है? ये जो आपको सेंटर में बड़ा सा दिख रहा है ना, ये दिख रहा है जो, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? इसे बोलते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, मतलब सेल का ब्रेन। जैसे ह्यूमन के अंदर ब्रेन है ना, जो पूरी बॉडी को वर्क करवा रहा है, फंक्शन करवा रहा है। जो ह्यूमन है अपने हाथ पैर को हिला पा रहे हैं, वो किस कारण हिला पा रहे हैं? ब्रेन के कारण। वैसे ही जो सेल का पूरा फंक्शन कंट्रोल करता है, वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। इस कारण इसे ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ये क्या करते हैं? ये तय करते हैं कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी होगी, सेल की शेप कैसी होगी और सेल का फंक्शन क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है? कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है सेल के बारे में। ठीक है, जो एक सेल से नेक्स्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र होती है, इनहेरिटेड होती है। मतलब मान लीजिए, आपको बना के बताता हूँ। जैसे ये एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। ठीक है, तो अब आगे ये सेल डिवाइड करके 2 सेल्स में कन्वर्ट होगी। तो इस सेल के अंदर ये जो डीएनए है, ये भी डिवाइड होगा। कुछ ना कुछ इस सेल का डीएनए इसमें भी जाएगा, कुछ इसका जेनेटिक कोड्स और इसमें भी जाएंगे। इस कारण इसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, फिर इनहेरिटेड मटेरियल बोलते हैं, जो एक सेल से एक जो मदर सेल से ड्यूटल सेल के अंदर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, मतलब जो कुछ करैक्टर्स इस सेल के इन सेल्स के अंदर भी जरूर होंगे। ठीक है, इसे मैं अरेंज करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? ये कंट्रोल सेंटर होता है सेल का ब्रेन होता है। फिर मैंने बताया डीएनए, ये क्या होता है? इनहेरिटेड मटेरियल होता है। ये सेल की अंदर वो मटेरियल होता है जो सेल की पूरी इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? हाँ, अभी हमने डीएनए पढ़ा, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये क्या है? इट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब जो सेल को पावर चाहिए, जो सेल को एटीपी चाहिए, वो कहाँ जनरेट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के जनरेट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स क्रिस्टी, मैंने आपको हालांकि इसके स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ाऊंगा, वो हम आगे पढ़ेंगे इस डिटेल में, स्ट्रक्चर कहाँ पे कैसे एटीपी जनरेट होती है। यहाँ पे मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसका क्या वर्क होता है? ये पावर जनरेट करता है, ये एनर्जी जनरेट करता है सेल के लिए। अब किसी भी चीज़ को फंक्शन करना है, कोई भी काम करना है, जैसे आप ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल ले लो, हमें कोई भी वर्क करना है तो हमें एनर्जी चाहिए। हमें एनर्जी कैसे मिलती है? हम फूड खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है ना। वैसे ही जो सेल है उसे भी तो एनर्जी चाहिए फंक्शन करने के लिए। तो सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? कौन एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है? वो देता है माइटोकॉन्ड्रिया। और किस फॉर्म में एनर्जी मिलती है? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। ठीक है, किस फॉर्म में एनर्जी मिलती है? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इस फॉर्म में एनर्जी जनरेट होती है किसके अंदर? सेल के अंदर। किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ऐसे फोल्डेड, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर ना फोल्डेड, ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसका काम क्या होता है? ये पैकेजिंग का काम करता है। मतलब कुछ ऐसा मटेरियल है जो फ्री मटेरियल सेल के अंदर है, डिब्रिस है, सेल का कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं है, या फिर जिसका एग्जोसाइटोसिस करना है, मतलब सेल के बाहर फेंकना है। कुछ ऐसा मटेरियल है जो सेल को हार्म कर सकते हैं, तो उसे क्या करते हैं हम? इसकी द्वारा, किसकी मदद से? गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मदद से उसे क्या करते हैं? पैकेजिंग कर देते हैं उसकी। उसे एक वॉल के अंदर एक
वेसिकल की फॉर्म में बना देते हैं और उसे सेल के बाहर एगोसाइटोसिस मतलब सेल के बाहर निकाल देते हैं उसे, इससे सेल मेम्ब्रेन से ये इसे क्या करेगा, ऐसे पैक कर देगा, वेसिकल के फॉर्म में पैक कर देगा और ये सेल मेम्ब्रेन है इसके बाहर निकाल देगा ऐसे। तो क्या होगा, ये जो मटेरियल है, ये जो हार्मफुल मटेरियल था, कोई भी मटेरियल था, सेल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब राइबोसोम क्या है, यहाँ पे आपको ये डोटे जैसी स्ट्रक्चर्स दिख रही होंगी, ये है राइबोसोम। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स क्या है, राइबोसोम। ये भी आपको मैं बना के दिखा देता हूँ ये कैसे होती हैं। ये जो राइबोसोम होते हैं ये 70 भी हो सकते हैं और 80, हालांकि ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये छोड़िए। आप को समझिए राइबोसोम का वर्क क्या होता है। ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी, सॉरी, ऐसी स्ट्रक्चर। मतलब मैं यहाँ ढंग से इसको बना नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास प्रॉपर मार्कर नहीं है, बट आप समझिएगा, आगे आपको मैं दिखा दूंगा। तो राइबोसोम का वर्क क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट होती हैं। जो प्रोटीन, जो सेल को, जैसे ह्यूमन बॉडी को भी प्रोटीन चाहिए, सेल को भी प्रोटीन चाहिए, तो जो प्रोटीन जहाँ पे बनता है, जहाँ पे प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है, वो जो साइट है, वो उसे क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। तो जो सेल को फंक्शन करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो कहाँ बनता है, राइबोसोम के अंदर बनता है। कैसे बनता है ये भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। आगे हमारा क्या टॉपिक है, वैक्यूल्स। ये कहते हैं स्टोरेज एरिया होता है। जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मान लीजिए कुछ एक्सेसिव मटेरियल है जो सेल के अंदर ऐसे घूम रहा है, बट हम उसे हमें स्टोर करना है। जैसे कि गोडाउन होता है ना, गोडाउन जो हमारे स्टोर रूम होता है हमारे घर के अंदर, हम कुछ एक्स्ट्रा सामान है उसके अंदर स्टोर करके रख देते हैं। वैसे ही जो सेल का एक्स्ट्रा सामान होता है उसे स्टोर करने के लिए जो एरिया होता है उसे बोलते हैं वैक्यूल्स। ये वैक्यूल का मतलब ही वॉइड होता है, खाली जगह। तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है ना, उसको क्या करते हैं, वैक्यूल के अंदर स्टोर कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, वैक्यूल के अंदर स्टोर कर देते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल को। मैं आपको रिपीट करता हूँ, मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे मैंने आपको बताया न्यूक्लियस। ये क्या होते हैं, ये होता है ब्रेन ऑफ सेल। ये जो सेल का क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है, सेल को कंट्रोल करने के लिए जो मेन यूनिट होती है वो कहती है न्यूक्लियस होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया डीएनए। ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर सेल की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। जो सेल को पावर चाहिए, जो सेल को एनर्जी चाहिए, वो कौन बनाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। फिर मैंने आपको बताया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये क्या होती है, ये होती है पैकेजिंग यूनिट होती है। ये क्या करती है, जो भी सेल के अंदर प्रोडक्ट है उसकी जो अगर पैकेजिंग करनी है तो पैकेजिंग कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया राइबोसोम। ये क्या होता है, ये क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट होती है। जो सेल को फंक्शन करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो कौन बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। उसके बाद मैंने आपको बताया वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, ये क्या होती है, एक स्टोरेज एरिया होता है जिसके अंदर आप सेल का जो भी एक्सेसिव मटेरियल, जो भी मटेरियल आप स्टोर करना चाहते हो, आप किस में स्टोर करते हो, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर करते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम क्या होते हैं, ये कहते हैं, ये भी वेसिकल्स होती हैं जो क्या स्टोर करती हैं, एंजाइम्स स्टोर करती हैं। ठीक है, मतलब इनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कुछ ऐसी रिएक्शन को मेंटेन करते हैं, कुछ ऐसी रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन होगी। अगर मतलब डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिक को न्यूट्रल करना, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो एंजाइम्स किस में पाए जाते हैं, पेरोक्सिसोम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, हाँ, ह्यूमन बॉडी में बहुत सी ऐसी रिएक्शंस हो रही हैं डिटॉक्सिफिकेशन की। बहुत सारे टॉक्सिक बॉडी में बनते हैं, तो उन्हें डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है। वैसे सेल में बहुत सारे टॉक्सिक बनते हैं, तो उन टॉक्सिक्स को न्यूट्रल करना बहुत जरूरी है। तो उनके जो एंजाइम्स चाहिए होती हैं वो कितने पाई जाती हैं, पेरोक्सिसोम में पाई जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, सेंट्रियोल। ये एक सेल है। अब ये सेल आगे जाके 2 सेल्स के अंदर डिवाइड होगी। तो ये सेल जब 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है तो उसमें जो ऑर्गेनली मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाता है वो होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या करता है, सेंट्रियोल डिवाइड होकर 2 पोल्स में चल जाता है, 2 पोल्स पे, और इनसे आगे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। ये आगे क्या होते हैं, क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं, और जिस कारण सेंटर प्लेट बन जाएगी आगे जाके, और सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, और जेनेटिक मटेरियल भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसका जो डिटेल मैकेनिज्म है वो आगे हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार इतना ध्यान रखो कि जो सेंट्रियोल है इसका वर्क क्या है, सेल डिवीजन के अंदर ये वर्क करता है मेनली। ठीक है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या, सेल की बाउंड्री है। सेल को जो मेन स्ट्रक्चर मिल रही है वो किसके कारण मिल रही है, सेल मेम्ब्रेन के कारण मिल रही है, सेल मेम्ब्रेन के कारण मिल रही है। ठीक है, इसके अंदर ही सारी ऑर्गेनीज है, सारा साइटोप्लाज्म में सब कुछ सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही तो है।
ठीक है। और ये कैसी बनी होती है, ये बनी होती है लिपिड बाइलेयर की होती है, मतलब ये लिपिड बाइलेयर होती है, इसमें 2 लिपिड्स होते हैं, बना के बताता हूँ। इसमें एक ऐसे लिपिड स्ट्रक्चर के अंदर होता है, ठीक है, और ऐसे इसके अंदर ऐसे लिपिड मेंटेन होते हैं हर तरफ, यहाँ पे पूरी साइड ऐसे लिपिड होंगे। ये भी आगे मैं आपको डिटेल में जब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये एक बाउंड्री बनाती है सेल की चारों तरफ, ठीक है। यही तो सेल मेम्ब्रेन ये डिसाइड करती है कि क्या चीज़ सेल के अंदर आएगी और क्या चीज़ सेल के बाहर जाएगी, ये डिसाइड करना। और हार्मफुल चीज़ों से सेल को बचाना, ये किसका काम होता है, सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, ये जेल लाइक स्ट्रक्चर है, किसके अंदर, सेल के अंदर। मतलब जो सेल के अंदर जो कुछ भी है, सिर्फ न्यूक्लियस को छोड़ के, न्यूक्लियस को छोड़ के, न्यूक्लियस को छोड़ के सेल के अंदर जो कुछ भी है उसे हमने क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वो सब क्या है, साइटोप्लाज्म है। जेल लाइक फ्लूइड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, दिस इज वेयर ऑल द ऑर्गेनलीज लाइक ऑर्गन्स आर फाउंड। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ है, न्यूक्लियस को छोड़ के जो कुछ भी सेल के अंदर पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। मतलब सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के और न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी सेल के अंदर जेल लाइक मटेरियल पाए जाते हैं, जो भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं आपको बताऊंगा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ऑल लिविंग पार्ट सेल का, उसमें हम न्यूक्लियस को भी इंक्लूड कर लेते हैं। न्यूक्लियस प्लस जो अंदर लिक्विड मटेरियल है प्लस ऑर्गेनल्स, उन सबको क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं। ये आगे आपको मैं लिखवा दूंगा। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है, यहाँ पे लाइसोसोम में क्या होता है, डाइजेशन होता है। लाइसोसोम में क्या होता है, डाइजेशन होता है। मतलब कुछ भी ऐसा मटेरियल है, मतलब जो भी फूड पार्टिकल्स है जो सेल ने इंगल्फ कर लिया, जो मान लीजिए कोई भी, जैसे आप अमीबा का एग्जांपल लोगे, हालांकि वो मैं आपको फिलहाल यूकेरियोटिक सेल बता रहा हूँ, वो प्रोकैरियोटिक सेल है, बट आपको मैं, अगर आपको समझ आए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कोई बैक्टीरिया कुछ भी फूड मटेरियल था, उसको क्या किया, अमीबा ने ऐसे इंगल्फ कर लिया, इंगल्फ करके अपने अंदर ले लिया, तो क्या होगा, उसके चारों तरफ से एक बाउंड्री बन जाएगी। उस बाउंड्री को अपने क्या बोलेंगे, लाइसोसोम बोल देंगे। उस स्ट्रक्चर को फिर बाद में बोल देंगे लाइसोसोम। उसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसी एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करेंगे, उस फूड मटेरियल को जो सेल ने इंगल्फ किया है उसे तोड़ देंगे, उसे तोड़ के सेल में ही एब्जॉर्व कर देंगे। क्या होगा, उससे सेल फिर न्यूट्रिएंट्स ले लेगी, उससे न्यूट्रिशन ले लेगी, किससे, उस फूड मटेरियल से जो सेल ने इनगल्फ किया था। जिसे लाइसोसोम, जो मतलब जिसके चारों तरफ बाउंड्री बनेगी, उस बाउंड्री और उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, लाइसोसोम बोल दिया, जिसके अंदर उस फूड पार्टिकल का क्या होगा, डाइजेशन हो गया, ठीक है। और लाइसोसोम का काम क्या होता है, डाइजेशन करना, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। मेनली सारी स्ट्रक्चर्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। हमने, हाँ, फिलहाल क्या पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की होती हैं, मतलब जो न्यूक्लियस के साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर है ना, न्यूक्लियस के साथ ये जो स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर, ये जो जाली स्ट्रक्चर, टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर है, ये वाली, इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप की होती है, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होती है उसे रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जो राइबोसोम्स मैंने आपको बताए थे ना, ये इसके ऊपर भी पाए जाते हैं, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, तो ये भी क्या करती है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करती है, ये भी प्रोटीन बनाती है। मैं आपको बताया था राइबोसोम का वर्क क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाए जाते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या बनाती है, प्रोटीन ही बनाती है, ठीक है। और होती है एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, क्योंकि उसकी अपीयरेंस एकदम स्मूथ हो जाती है। वही आप सोचिए, अगर किसी ऐसे स्ट्रक्चर है उस पर अगर ऐसे कोई दाने जैसे कोई चीज़ें पाई जाएंगी तो वो रफ हो जाएगी, इस कारण उसे रफ बोल देते हैं। और जहाँ पे वो स्ट्रक्चर नहीं होगी, वो बिल्कुल स्मूथ होगी, प्लेन होगी, उसे बोल देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो क्या करती है, वो लिपिड्स बनाती है, वो स्टेरॉइड्स बनाती है, ठीक है। और वहीं पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वो क्या बनाती है, प्रोटीन्स बनाती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और सारे स्ट्रक्चर भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी सेल थ्योरी। अपने ऐसे करते हैं, सेल थ्योरी को नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं, सेल थ्योरी को और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और आगे जो क्या हैं,
सेल मेम्ब्रेन वगैरह एक एक ऑर्गेनेल को डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। हम इसकी 3-4 क्लासेस में से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये क्लास आई थिंक बड़ी हो जाएगी अगर हम आज इसको ही पढ़ते हैं तो सेल थ्योरी को। तो हम फर्स्ट क्लास को बिल्कुल बेसिक और ईजी रखते हैं। आज हमने बेसिक जो सेल के ऑर्गेनीज हैं उनके फंक्शन के बारे में पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ लिया। डिटेल में नहीं पढ़े, मतलब समझ लिया, ओवरव्यू ले लिया, ठीक है। डिटेल में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।